क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक 20 साल की भांजी के अपने ही सगे मामा से, जिसकी उम्र 50 साल, उसके साथ उसकी प्रेम कहानी चल रही होगी काफ़ी सालों से। क्या आप यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा। किसी ने इस बारे में सोचा तक नहीं था, किसी का ख्याल तक नहीं गया। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन वो 20 साल की लड़की अपने मामा के घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद मामा उसको सुनसान जगह पर ले जाता है, अपनी भांजी को, अपनी प्रेमिका को, और उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है कि उस भांजी की मौत हो जाती है। और फिर भी किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मौत कैसे हुई, ये हत्या है, क्योंकि मामा ने लाश को छुपा दिया था। अब इतनी खतरनाक घटना आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मुंह से या अपने पेट से बनाकर बता रहा हूं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 20 साल की लड़की अपने ही सगे मामा से, और वो भी 50 साल के मामा से, अधेड़ उम्र के मामा से भी संबंध बना सकती है। लेकिन आखिर उस 20 साल की भांजी की मौत कैसे हुई, घटना का खुलासा कैसे हुआ, दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, इस चीज को जब इस कहानी को शुरू से जानेंगे तो आपके दांते तले उंगलियां दबा लेंगे। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल में हर रिश्ते में मजाक चल रहा है। भाभी भांजे और भाभी देवर के रिश्तों में बड़ा मजाक चल रहा है, एक दूसरे के साथ करीबियां चल रही हैं। तो आपको पता चलेगा कि इन रिश्तों में हमें इस टाइम पर कितनी सावधानी बरतनी है। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। अच्छे तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और हमेशा की तरह हमारा डायलॉग कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, इस बात की तो हमें पता है। लेकिन जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए थे उनका जवाब दिया जाएगा। और तो आज की जो घटना है पहले उसकी तरह बढ़ते हैं। आज की घटना यूपी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का जो हरदोई ज़िला है वहीं का एक थाना भोटा गोकुल है। वहीं गोकुल थाने में 22 अगस्त को एक शख्स आता है जिनका नाम राम सागर था। वो थाने में आते हैं और बोलते हैं कि सर, मेरी एक बेटी है 22 साल की, जिसका नाम मानसी पांडे है, जिसकी उम्र 22 साल है। और वो 19 अगस्त को जो उसका मामा है, उसका नाम मधिकांत द्विवेदी है, वहाँ पर वो 19 अगस्त को गई थी। रक्षाबंधन था तो अपने मामा के यहाँ पर गई हुई थी उसके बच्चों की राखी बांधने के लिए। लेकिन उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि मैं जो 19 अगस्त थी, 19 अगस्त को उसने मुझसे बोला था, जो मेरी बेटी मानसी है, कि मैं मामा के यहाँ पर जाऊँगी, वहाँ पर बच्चों की राखी बांधूंगी, और मुझे लखनऊ निकलना था। तो इसलिए पहले मैंने बाइक से उसको, जो मधिकांत द्विवेदी रहता है शुगर कॉलोनी में, वहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था। और उसके बाद मैं लखनऊ निकल गया। शाम का टाइम हो गया और शाम के टाइम जो मधिकांत है उसका फ़ोन आया और वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी मानसी मेरे घर से चली गई है, और उसके बाद वो ना अब तुम्हारे घर पर पहुँची और वो कहीं भी नहीं है, वो फ़रार हो चुकी है। मैंने उसको कई बार फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये बात सुनते ही मुझे शक हो जाता है कि मधिकांत ज़रा सा भी घबराया हुआ नहीं है, नॉर्मल बता रहा है कि मेरी बेटी भाग चुकी है, ना वो घर पर है ना कहीं पर भी है। फ़ौरन मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ता हूँ, घर आता हूँ। 19 अगस्त की रात हम ढूंढते हैं, हमें लगता है जो मधिकांत है उसका मामा, उसने ही अपनी भांजी को कहीं पर छिपाया हुआ है। फिर हम जांच पड़ताल करते हैं। 20 अगस्त लग जाती है, तमाम रिश्तेदारों में ढूंढते हैं और अपनी बेटी को हम बराबर कॉल कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। हमने अपनी इज्जत को दबाने के लिए, कहीं चारों तरफ ये खबर ना फैल जाए कि हमारी बेटी भाग गई है तो बुरा होगा, मतलब हमारी बेइज्जती होगी, इसी बात को दबाने के लिए हम रिश्तेदारों में पता कर रहे थे और मधिकांत से बराबर पूछ रहे थे कि तुम्हारे घर से हमारी बेटी कब निकली, कहाँ गई, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। लेकिन अब आकर 22 अगस्त लग चुकी है और हमारी बेटी का कुछ पता नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। जो फ़ौरन जो थाने के SHO साहब थे वो प्रार्थना पत्र लेते हैं और लेने के बाद बोलते हैं कि जल्द ही हम आपकी बेटी को ढूंढ डालेंगे। अब जाहिर सी बात है, एक 22 साल की लड़की जो गायब है, किसी को पता नहीं है, और मधिकांत के ऊपर उन्होंने शक जताया कि मधिकांत ने ही हमारी बेटी को गायब किया है, क्योंकि मधिकांत के घर पर ही हमने छोड़ा था। और जब मधिकांत की जो वाइफ थी उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जिस टाइम पर जो ये मानसी आई थी उस टाइम पर मैं घर पर नहीं थी, मैं तो अपने ससुराल में गई हुई थी अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए। घर पर सिर्फ मधिकांत थे, उसके मामा, और कोई नहीं था। मेरे बच्चे भी वहाँ पर गए हुए थे और मधिकांत ने अब अपनी भांजी के साथ क्या किया ये मुझे नहीं पता। फ़ौरन ये सुनने के बाद जो SHO साहब थे, जो मतलब पूरी कहानी सुनने के बाद
मधिकांत को ढूंढना शुरू करते हैं और मधिकांत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी मधिकांत को सिर्फ नॉर्मली पकड़ा था, नॉर्मल पूछताछ करने के लिए थाने लाए थे, लेकिन मधिकांत कपकपा रहा था, बिना कुछ पूछे पसीने से तरबतर हो रहा था, उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। जैसे ही ऐसे मतलब जाहिर सी बात है कपकपा रहा है, मतलब इसने कुछ किया है। जैसे ही उससे पूछा जाता है तो बोलता है कि सर मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी भांजी की हत्या कर दी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से मैंने उसको मार दिया। जब एसएचओ साहब पूछते हैं कि पूरी कहानी बताओ, शुरू से आखिर क्या हुआ, तुम उससे कैसा प्यार करते थे, वो किसी और के पास किसके पास जा रही थी, जब ये पूछते हैं मधिकांत बताता है कि सर 2 साल पुरानी बात है, मैं अपनी भांजी के यहाँ पर उसके घर पर आता जाता था, मैं तो शादीशुदा हूँ लेकिन मैं जाता था, और मैंने कई बार उसकी जो आईडी थी उस पर देखा कि वो लड़कों से बातचीत करती थी, लड़कों से उसकी बातचीत होती थी, और थोड़ी बहुत मैंने उसके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे देख कर लगा कि ये बड़ी हो चुकी है, और जब मुझे लगा कि ये दूसरों से बातें कर रही है तो मैं क्यों ना इससे बातें कर देखूँ। तो मैंने उसको बोला कि तुम बड़ी अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो। मैंने उसको अपनी मीठी बातों के झांसे में फंसाया, और फंसाने के बाद जब मैं उससे बात करने लगा तो जाहिर सी बात है जिन लड़कों से वो बात करती थी वो दूर थे, मैं पास था, मैं उसको चॉकलेट ला कर दे रहा हूँ, ख्याल रख रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, तो वो मेरे झांसे में फंस गई, और फिर मैं उसका प्रेमी बन गया, वो मेरी प्रेमिका बन गई। हम लोग एक दूसरे के साथ थे, मैं उससे मिलता था, हर चीज़ एक दूसरे के साथ हो रही थी, ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी मेरी। 1 साल गुजर जाती है, दूसरी साल अब लग चुकी थी, लेकिन दूसरी साल लगने के बाद वो एक लड़के से बात करने लगी। उस लड़के को, अब जाहिर सी बात है, एक नए लड़के से उसने बातचीत करना शुरू की, तो वो जवान था, खूबसूरत था, और मैं कहाँ बूढ़ा हो चुका था। अब उसको जवान लड़का पसंद आ रहा था, ये चीज़ देखकर मैं अंदर ही अंदर जल रहा था, और मैं उससे बोल रहा था कि वो उस लड़के से बातचीत ना करे, लेकिन वो उस लड़के के बारे में घर पर बता देती है कि वो लड़का ऐसा है, और उसी लड़के के साथ परिवार वाले उसका रिश्ता तय कर देते हैं। नवंबर में उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है, और ये बात सुनने के बाद पहले तो मैं बातचीत करने की मना कर रहा था, लेकिन अब नवंबर में उस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही थी। मतलब अब जो मेरी प्रेमिका थी वो मेरे हाथ से चली जाएगी, अब एक जवान लड़की के साथ मैं कैसे संबंध बनाऊंगा, इस चीज़ का गुस्सा था। और दूसरा गुस्सा ये था कि मेरे अलावा मानसी को कोई और टच करेगा, छुएगा, ये गुस्सा था। और वो किसी और से बात करती है, मुझे छोड़ रही है, क्योंकि उसने मुझसे बातचीत करना पूरे तरीके से बंद कर दी थी। तो यही गुस्से में था, और 19 अगस्त को जिस दिन रक्षाबंधन था, तो मैं उसको फ़ोन कर बोलता हूँ कि मानसी घर पर आ जाओ, लास्ट बार मुझे तुमसे बात करनी है, लास्ट बार मिलना है, इसके बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो तुम्हारी मामी है वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने ससुराल में गई हुई हैं, बच्चे भी गए हुए हैं। तुम अपने पिताजी से या किसी से भी बोलो कि रक्षाबंधन पर राखी बांधनी है, और बहाना लगाकर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। और ये ऐसा ही मानसी करती है, अपने पिता से बोलती है और आ जाती है। अब जब वहाँ पर आप मानसी आती है, तो ये जो मधिकांत था, ये उससे बोलता है कि ज़रा वहाँ पर जाना है, जो मेरा घर बन रहा है वहाँ पर चलते हैं, और वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है। ये जो मधिकांत है, इसने एक प्लॉट ले रखा है, और जो प्लॉट लिया है वो काशीराम कॉलोनी में लिया है। वहाँ पर एक कमरा बन चुका है, पूरा घर कच्चा है, और प्लानिंग के तहत ये काशीराम कॉलोनी में अपनी प्रेमिका, अपनी भांजी को लेकर पहुँचता है, कमरे में लेकर पहुँचता है, और वहाँ पर पहले संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उसको लगता है कि संबंध नहीं बना पाएगा, तो फ़ौरन गले को दबाकर मानसी पांडे की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद वहीं पर गड्ढा खोदता है, फावड़ा वगैरह रखा हुआ था, और वहीं दफन कर देता है। और जो मानसी का फ़ोन था, उस फ़ोन को लेकर बस स्टैंड पर पहुंचता है, और एक बस के अंदर ले जाकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर रख देता है कि जब फ़ोन कोई उठाएगा तो फ़ोन को ऑन करेगा, लोकेशन कहीं और की जाएगी, पुलिस को भ्रमित कर देगा। और ये इसकी प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो ये घबरा गया, इसको ऐसा लगा कि पुलिस के पास शायद कोई प्रूफ होगा, और इसलिए इसने अपना गुनाह कबूल कर दिया। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि एक 20 साल की भांजी, उसके दिमाग में ऐसा ख्याल कैसे आया कि वो अपने मामा के साथ ही उसके संबंध हो जाएं। लेकिन उस लड़की के साथ, उस मासूम सी लड़की के साथ उसके मामा ने जिस तरह से हैवानियत की, दरिंदगी की, वाकई में ये निंदा करने के लायक है। और ऐसे मामाओं के, ऐसे कातिल हैवानों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि लोग सुनकर कपकपा जाएं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाए। और जो कुछ हुआ एक लड़की को, अब जो मानसी थी वो तो छोटी थी, नादान थी, उसको उसने अपनी बातों में फंसा लिया। जब वो 20 साल की थी, अब 2 साल मतलब 22 साल की वो हो पाई थी,
तो जब वो नादान थी तभी उसको फंसाया था। अब ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट्स किए हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनके कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में आप लोगों से पूछा था क्या सबसे ज़्यादा क्राइम किस जगह पर होते हैं। तो ये यूज़र हैं, इन्होंने बोला है सबसे ज़्यादा बिहार में होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, और यूपी में भी होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, बिहार में ज़्यादा होते हैं। और दूसरा कमेंट है यूज़र, उन्होंने भी बोला है बिहार में होते हैं। और ये जो शमशुल हैं ये बोल रहे हैं कि भाई पूरे इंडिया में ही अब क्राइम ज़्यादा होने लगे हैं। और ये बोल रही हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, आप खैरियत से होंगे माज, मैं नगमा लॉ स्टूडेंट। बिल्कुल मैं पहचान गया, आपके लॉ के एग्ज़ाम हुए थे। सुल्तान बोल रहे हैं यूपी में मर्डर होते हैं और बिहार में रेप और मर्डर दोनों ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बोल रहे हैं मैं जसराना से बोल रहा हूँ, मेरा नाम दिनेश है और आप मेरा नाम नहीं लेते हो, इतनी सारी वीडियो में मैंने कमेंट्स किया है। तो दिनेश भाई अब मैंने आपका नाम लिया है। और ये बोल रहे हैं मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होते हैं, मैं पाकिस्तान सिंध से हूँ, यहाँ जिससे प्यार करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। अच्छा भाई, और अब अलग अलग बात है भाई, सब जगह पर घटनाएं होती हैं चाहे पाकिस्तान हो, लेकिन जहाँ पर सख्त कानून है जैसे सऊदी है, इराक, ईरान, इन जगहों पर ज़्यादा रेप की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सख्त कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। बीच चौराहे पर लटका दिया जाता है, और तो और जो रेप करता है उसकी लाश को 2-3 दिनों तक लटकाए रहने देते हैं, मतलब उतारते नहीं हैं, लोग देखते रहें कि इसने रेप किया था, इसकी लाश लटकी हुई है। और दीपक यादव, खुरई ज़िला, सागर, मध्य प्रदेश से, आपने बताया था कौन सा राज्य में ज़्यादा रेप होते हैं, मतलब मैं बताऊंगा अभी रुक जाइए, वीडियो के लास्ट में मैं फाइनल करूंगा ना जो मुझे क्या लगता है। पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हारून किंग बोल रहे हैं आपकी वीडियो को मैं 3 साल से देख रहा हूँ, आपका हर एक वीडियो को देखता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ। मैं रहने वाला हूँ सूरत का और मेरा नाम हारून है। शुक्रिया हारून भाई कि आपने इतना सारा प्यार दिया जब से मेरी आप वीडियोस देख रहे हैं। और अर्जुन कुमार बोल रहे हैं नमस्कार भैया, मेरा नाम अर्जुन कुमार है, जमशेदपुर से हूँ, बहुत दिन से याद नहीं किया आपने आपका हर वीडियो देखता हूँ। और बिलूगल बोल रही हैं मैं तो हमेशा मिस्ट्री दुनिया विक्की भाई का वीडियो देखती हूँ और कुछ दिनों से आपका देखने लगी हूँ। तो शुक्रिया, आप लोग मेरा भी थोड़ा बहुत वीडियो देख लेते हैं। डायनामो बोल रहे हैं हाय डायनामो, कैसे हो। और जय राठौर बोल रहे हैं हाय डियर, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए। तो क्या गलत हो रहा है आप मुझे बताइए। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, इसको इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिए, वहाँ से मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं। कोई भी बात आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी आपका हो। और ये बोल रहे हैं माज आप पसंद हो हमें, आपकी ही एक्सप्लेन हमें पसंद आती हैं। तो आपने अपना नाम तो नहीं बताया, और शुक्रिया कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और शायद मारिया माहीन नाम पड़ा हुआ है आपकी आईडी पर। रमेश कुमार बोल रहे हैं माज भाई मैं आप दोनों के चैनल को, क्राइम न्यूज़ और क्राइम की दुनिया को सब्सक्राइब किया हुआ हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मैं उस्मान भाई का न्यूज़ चैनल उस्मान सैफ़ी सफ़र का काम से टाइम निकाल कर ज़रूर देखता हूँ। आप दोनों रिपोर्टर को दिल से धन्यवाद, बहुत खूबसूरत रिपोर्टिंग के लिए। मेरा नाम रमेश कुमार है, चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो शुक्रिया रमेश भाई। और दीपक यादव बोल रहे हैं खुरई ज़िला, सागर, मध्य प्रदेश से हूँ, आपके वीडियो को 2 साल से देख रहा हूँ। और ये फ़िलहाल में वो कमेंट, अरबाज बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और फिलहाल में ये वो कमेंट्स थे जो इससे पहले वाली वीडियोज़ में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके कमेंट्स को पढूं या आपका नाम लूँ तो जल्दी से नीचे जाएं, एक कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो में मैं आपके नाम को लूँगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा क्राइम किस जगह पर होते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्राइम बिहार के अंदर होते हैं, और ज़्यादातर क्राइम फ़िलहाल में इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा जो क्राइम हुए हैं वो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए हैं। मुजफ्फरपुर में अभी जो मैंने कल वीडियो बताई जहाँ पर एक को काट दिया, परसों मैंने एक परसों मैंने एक न्यूज़ देखी थी, वहाँ पर एक लड़की को मार दिया, एक 6 साल की बच्ची को मार दिया। मतलब इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं कि इस हफ्ते में ही लगभग 15-20, 10-12 लोगों की मौत हो गई होगी। अब सोच कर देखिए, 7 दिन में 10 कत्ल, मतलब 10 हत्याएँ। इससे ज़्यादा हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती। तो मुजफ्फरपुर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा चल रहा है, वरना उत्तर प्रदेश में इतने क्राइम नहीं होते जितने बिहार में होते हैं। तो आप लोग मेरे जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। और बिहार वाले लोग
जीत चुके हैं, जिन लोगों ने बिहार का नाम लिया था। और उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, शायद उत्तर प्रदेश वाले लोग उत्तर प्रदेश की खबर देखते हों, लेकिन बिहार की भी उनको देखना चाहिए, बिहार में ज़्यादा होते हैं।